भाई बहुत टाइम से कमेंट सेक्शन में ना ऐसे शिकायत है, भाई डब्बे नहीं खोल रहे। जब दिल से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट आए तो डब्बा खोलना तो बनता है। भाई 50 सीरीज वाला प्रीडेटर इज हियर और ये स्लिम वाला है। जल्दी आ भाई, जल्दी फटाफट। कह रहे भैया प्लीज चेक इफ सील इज ब्रोकन, हम तोड़ देते हैं। और सबसे बड़ा डब्बा ना खोलने का रीजन ये भी था कि हमारे पास सील पैक डब्बे भाई आ ही नहीं रहे थे। बस कोई खुला हुआ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। मैंने कहा नहीं, ये थोड़ा एक साफ सुथरा मामला है, कैमरे पे एक्सपीरियंस करते हैं और ये मजा मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा सील यहाँ भी है। पावर कॉर्ड, ओहो दो पावर कॉर्ड, एक फॉरेन प्लग एक इंडियन प्लग और साथ में 230 वॉट का चार्जर। और भाई ये आ गई हमारी मेन मशीन। ओ भाई अबे कितना पतला सा है और हल्का भी है भाई, ये फील ही नहीं दे रहा गेमिंग लैपटॉप वाली। One eternity later. तो भाई हो गया फाइनली टेस्टिंग एंड ये लैपटॉप ये बहुत ही डिफरेंट टाइप के यूजर्स को टारगेट करने वाला है, क्योंकि ये थिन फॉर्म फैक्टर के अंदर है, पावर भी अच्छी खासी लेके आता है, बट कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिटेल में कवर करनी जरूरी है, क्योंकि नया सेगमेंट है प्रेडेटर का। और ये वाला जो वेरिएंट है 1,54,990 रुपीज का है। अब ये सुन के जो वीडियो छोड़ने वाले हैं, आप थोड़ी सी बात सुन लो, भले ही RTX 5050 है, लेकिन इसका ये प्राइस होने के बहुत सारे रीजन है जो इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। एंड सबसे पहले सुंदरता से शुरुआत कर लेते हैं। भाई यहाँ पे लैपटॉप जो है प्रॉपर वो प्रेडेटर वाली फीलिंग लेके आता है, जैसे टॉप लिड मेटल की है, प्रेडेटर का लोगो है, टॉप एंड बॉटम हमारे को एल्यूमिनियम का मिलता है और जो कीबोर्ड वाला एरिया है वो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है। एंड प्रेडेटर के लोगो में RGB लाइट हमारे को मिलती है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, जिसमें स्टैटिक ब्रीदिंग नियॉन हमारे को मिलता है, आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस भी। एंड सेम लाइटिंग कीबोर्ड प्लस लोगो की रखनी हो या सेपरेट भी, इसके प्रेडेटर सेंस में ना वो एरिया वगैरह मिलता है, आप कस्टमाइज कर पाओगे। और बैक में हमारे को हीलियोस नियो की ब्रांडिंग मिलती है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड डिजाइन है पीछे की तरफ। और लैपटॉप की थिकनेस अंडर 18.9 mm है। एक 16 इंचेस फॉर्म फैक्टर में ऐसी थिकनेस वाला लैपटॉप आई थिंक शायद अभी यही है मार्केट में, हो सकता है और भी आ जाए। एंड जो लैपटॉप का वेट है वो अपने सेगमेंट वाइज कम है, 2.2 kg के आसपास, और अगर आप चार्जर भी इंक्लूड कर देते तो 3 kg के आसपास हो जाता है। और 16 इंचेस के लैपटॉप यूजुअली मिनिमम 2.6 kg तक जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्लिम फॉर्म फैक्टर इन्होंने क्रिएट किया उसकी वजह से ये वेट ही अचीव कर पा रहे हैं। और बॉटम में एयर इनटेक के वेंट्स यहाँ पे देखो बहुत सारे भरपूर दे रखे हैं, एग्जॉस्ट फैन हमारे को लेफ्ट राइट और पीछे की तरफ मिल जाते हैं। एंड वैसे जो थर्मल है इस लैपटॉप के वो काफी इंप्रूव हो गया, क्योंकि इसके अंदर 5th जनरेशन एरोब्लेड 3D कूलिंग आर्किटेक्चर यूज करा है, जैसे कि आप इसका थर्मल सिस्टम देख भी सकते हो। और इसके अंदर लिक्विड मेटल थर्मल कंपाउंड यूज हुआ है जो हीट डिसिपेट काफी हद तक बढ़िया कर देता है। और इसके फैंस 6000 प्लस RPM पे घूमते हैं। एंड ऑब्वियसली प्रेडेटर की तरह आवाज बहुत बढ़िया करते हैं, सुन के भी देख लो एक बार। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है, आराम से एक हाथ से लिड ओपन हो जाएगी। एंड मैक्सिमम कुछ 150 डिग्रीज तक ये जाता है पीछे। स्क्रीन वॉबल कुछ इतना मिलता है हमारे को, जो कि ज्यादा नहीं है। एंड टॉप लिड फ्लेक्स बहुत माइनर सा और कीबोर्ड फ्लेक्स भी बहुत माइनर सा यहाँ पे हमारे को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी प्रेडेटर है ऑब्वियसली टॉप नॉच मिलती है। अब जरा तकनीकी बातें करते हैं। इंटेल कोर अल्ट्रा 7 वाला वेरिएंट है हमारे पास 255HX। यूजुअली जितने भी अब लेटेस्ट गेमिंग लैपटॉप आ रहे हैं कोर अल्ट्रा सीरीज 2 HX वाले प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं। ये हमारा 20 कोर्स 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, जिसमें 8 P कोर्स हैं, 12 E कोर्स हैं। परफॉर्मेंस काफी अच्छी खासी है, अभी बेंचमार्क दिखाता हूं आगे। साथ में इसमें डेडिकेटेड NPU है, लेकिन वो 13 टॉप्स वाला है। एंड मैं तो सीधा बोलता हूं थिन एंड लाइट लैपटॉप में अगर 45 टॉप्स का NPU मिलता है वो ज्यादा बेटर AI परफॉर्मेंस देगा, बिकॉज पावर एफिशिएंसी आती है। अब गेमिंग लैपटॉप में इतना बढ़िया CPU इतना बढ़िया GPU मिलता है तो AI की परफॉर्मेंस तो वहां से वैसी बढ़िया निकल जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे पावर एफिशिएंसी ना भाई साहब फुल धुआंधार परफॉर्मेंस। और जीपीयू हमारा RTX 5050 है, 8GB VRAM 115 वॉट TGP के साथ, और 16GB RAM है DDR5 सिंगल चैनल में, 6400 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली। एंड 2 स्लॉट मिलते हैं, अप टू 64GB तक अपग्रेड कर सकते हो इन केस अगर आपको नीड हो। वैसे 32GB इज मोर देन इनफ फॉर गेमर्स एंड प्रोडक्टिविटी यूजर्स। और 1TB की Gen 4 SSD है इसके अंदर, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो प्रॉपर Gen 4 वाली है। एंड 2 स्लॉट्स यहाँ पे हमारे को मिलते हैं, आप चाहो तो 2TB पर स्लॉट तक एक्सपैंड कर सकते हो, तो अपग्रेडेबिलिटी में कोई दिक्कत आएगी नहीं। बस एक चीज मेरे माइंड में थी, Gen 5 SSD का स्लॉट भी दे सकते थे, जो कि आजकल ब्रांड्स दे रहे हैं लैपटॉप के अंदर। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 और MS ऑफिस नहीं है, प्रेडेटर सीरीज में होता ही नहीं है, बट मेरे हिसाब से अब ऐड ऑन होना चाहिए। गेमर आदमी प्रोडक्टिव टास्क भी तो करेगा भाई साहब। एंड इस प्रोसेसर को अगर कंपेटिटिव प्रोसेसर से कंपेयर करते हैं तो ये रहा ग्राफ आपके सामने, काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है इसकी, क्योंकि Cinebench R23 में 27000 प्लस मल्टी कोर एंड 2000 प्लस सिंगल कोर। देन Cinebench 2024 के नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड Geekbench 6 के भी मल्टी कोर सिंगल कोर के नंबर बढ़िया जबरदस्त मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा CPU है बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। CPU इंटेंसिव टास्क लाइक म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर, कोडिंग वगैरह अगर आपको करनी है एडवांस लेवल पे भी जाओगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया पैसे खर्च लो, सारे काम आराम से करवा देगा।
डे टू डे टास्क में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देन एआई की परफॉर्मेंस के लिए Geekbench 6 का एआई वाला बेंचमार्क स्कोर काफी बढ़िया है, क्योंकि हमने जीपीयू पे निकाला था, जैसे एक RTX 5050 से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जैसे कि ये 16GB रैम वाला मॉडल है, तो हमने इसके अंदर DeepSeek R1 का 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया थ्रू LM Studio, जिसका आउटपुट अप्रोक्सीमेटली 41 सेकंड्स के आसपास में निकल गया है। एंड टोकन इन्फॉर्मेशन मैं स्क्रीन पर डाल देता हूं। और अब जितने भी 16GB रैम वाले गेमिंग लैपटॉप्स या कोई भी लैपटॉप हम टेस्ट करेंगे, तो यही वाला मॉडल हम रन करने वाले हैं, बिकॉज 32 बिलियन पैरामीटर वो चल ही नहीं रहा था। तो फिर हम ना कुछ एक प्रॉपर बेंचमार्किंग नहीं कर पा रहे थे, तो आपके कंपैरिजन के लिए इजी हो जाएगा। और एक चीज क्लियर कर दूं, ये वाली जो बेंचमार्किंग हम पर्सनली करते हैं, ये बहुत ज्यादा कस्टमाइजेबल है। हमने एक मिनिमम बेंचमार्क सेट कर दिया और ये CPU, GPU, रैम तीनों को यूज करता है। उसके बाद 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग के लिए ब्लेंडर बेंचमार्क 3000 प्लस, जो 5050 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड BMW रेंडर निकाला, 25 सेकंड्स में आउटपुट निकल के आ गया हमारा। तो 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग वाले टास्क आप आराम से इस पे कर पाओगे। मैं कह सकता हूं इंटरमीडिएट टास्क, बाकी डिपेंड करता है आपका किस टाइप का प्रोजेक्ट होगा, कुछ होगा। एंड इवन गेम डेवलपमेंट भी। मुझे गेम डेवलपर से थोड़े इनसाइट्स चाहिए। 8GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, स्पेसिफिकली RTX 5050 है, तो कौन से लेवल की गेम डेवलपमेंट, किस टाइप के प्रोजेक्ट से कुछ थोड़ा टाइम स्टैम्प के साथ लिख सकते हो, और लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी और मेरे लिए भी। और प्रोडक्टिविटी यूजर्स के लिए Puget Bench for DaVinci Resolve 6600 प्लस, Photoshop 7400 प्लस, Premiere Pro 8900 प्लस। और आफ्टर इफेक्ट्स का बेंचमार्क नहीं चला, बिकॉज 16GB रैम, उसके लिए 32GB रैम चाहिए होती है। जो बेंचमार्क है वो बना इस हिसाब से, पता नहीं क्यों ऐसा है, उसमें कोई रैम सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी नहीं है। एंड यस, वैसे आफ्टर इफेक्ट्स भी आप इस पे चला पाओगे। जो टेक्स्ट पैक्स है वो काफी बढ़िया है। एंड Photoshop, Premiere Pro, DaVinci Resolve, कोई भी प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर अगर आप चलाते हो तो ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइमलाइन, योर प्रोजेक्ट, आप 32GB रैम फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो, मोर देन इनफ है। इसमें लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे ऊपर तो भाई जितने मर्जी पैसे खर्चो और थोड़ी स्मूथनेस के लिए थोड़ा दिक्कत ना आई है वो करके, बट एज सच कोई प्रॉब्लम ये लैपटॉप ग्रेड नहीं करेगा, बिकॉज प्रोसेसर भी यहाँ पे काफी पावरफुल है। एंड जीपीयू जो है वो इंटरमीडिएट लेवल है। और ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के लिए 3D मार्क टाइम्स पाई के नंबर, Geekbench 6 का बेंचमार्क देख सकते हो, और VR मार्क का बेंचमार्क भी। और स्कोर अच्छा है, तो VR गेमिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड अगर इस जीपीयू को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, 3D मार्क टाइम्स पाई के आप जीपीयू स्कोर देख सकते हो। अलग अलग जीपीयूज हैं, लाइक 40 सीरीज भी है, 50 सीरीज भी है, तो ये कहां स्टैंड करता है उससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। और लैपटॉप को एक्सट्रीम टेस्ट नहीं करेंगे, हमने 100% लोड पे डाला सीपीयू को, प्राइम 95 चला के मैक्सिमम 106 डिग्रीज तक गया, 102 डिग्रीज का एवरेज निकल गया, क्लॉक स्पीड 4.98 एंड 3.2 का एवरेज। और ये टेम्परेचर्स इतने ज्यादा होने का रीजन, एक तो लैपटॉप पतला बहुत है, और वॉटेज 140 वॉट तक सीपीयू पुश गया, एवरेज भी 85 वॉट का था। और इतनी सी चेसी में जब इतनी वॉटेज पुश होगी तो टेम्परेचर राइज करेंगे। और ये 1 घंटे का टेस्ट है, वो भी स्ट्रेस टेस्ट है, जो नॉर्मल यूजर कभी इतना स्ट्रेस में अपने लैपटॉप को डालता भी नहीं है। सिमिलरली जीपीयू को भी 100% लोड पे डाला, मैक्सिमम 87 डिग्रीज तक गया, 86 का एवरेज है, 107 वॉट तक गया मैक्सिमम, एंड 90 वॉट का एवरेज मेंटेन कर गया। और लैपटॉप ना क्रैश नहीं हुआ हमारा। और जितनी पतली चेसी में और जिस लेवल की पावर ये पुश कर रहा है इसका सीपीयू और जीपीयू, ऑब्वियसली टेम्परेचर्स वगैरह तो राइज होंगे। और जैसे कि इस लैपटॉप के साथ 230 वॉट की ब्रिक आती है, और जब मैं सिंगल सीपीयू जीपीयू की वॉटेज पुश देख रहा था ना, तो मुझे लगा एक बार दोनों पे इकट्ठा लोड डाल के देखते हैं। तो मैंने दोनों पे एक साथ लोड डाला, तो हमारे एवरेज काफी चेंज हो गए, क्योंकि थिन लैपटॉप है तो पावर कंस्ट्रेंट है, इसके थर्मल्स भी तो मैनेज करना है। पावर उतनी ही ले पाता है जितना अपने थर्मल्स को मेंटेन कर पाए। जैसे सीपीयू का एवरेज 36 वॉट का निकल गया एंड जीपीयू का 87 वॉट के आसपास। एंड ऑब्वियसली जो एवरेज टेम्परेचर्स हैं सीपीयू और जीपीयू के, वो भी मेंटेन हो गए थे। ये सेम चीज आप गेमिंग में भी देखोगे। अब गेमिंग की बात हो रही है, वैसे तो इसके अंदर 1600p वाली डिस्प्ले है, लेकिन RTX 5050 1600p गेमिंग के लिए नहीं है जीपीयू। हमने गेम टेस्ट 1200p पे करे हैं, यस 1080p का 16:10 वर्जन। तो उसमें कैसा परफॉर्म करता है एक बार आप वो भी देख लो। सबसे पहले वैलोरेंट, जो हमारा सीपीयू इंटेंसिव गेम है, और 1200p पे ऑब्वियसली अपना वही 400 प्लस FPS आराम से निकल के आ जाते हैं। एंड टेम्परेचर्स यहाँ पे हमारे काफी ज्यादा राइज हो रहे हैं इस गेम के अंदर, जस्ट बिकॉज जो वॉटेज है हमारी वो 80 to 90 वॉट तक जा रही है। और थिन चेसी है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर राइज होंगे। और ये नॉर्मली हम टेबल पे रख के यूज कर रहे हैं, और 28 डिग्री के आसपास रूम टेम्परेचर है। फिर CS2 टेस्ट किया हमने, CS2 में वेरी हाई सेटिंग्स रखी है। एंड इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो सीपीयू वॉटेज कम हुई है, और क्योंकि जीपीयू ज्यादा कंज्यूम हो रहा है ना, तो वॉटेज डिवाइड हो जा रही है, एंड उस हिसाब से थर्मल्स मेंटेन होते हैं। एंड इसके अंदर भी हमारे को आराम से 200 अप्रॉक्स FPS मिल जाते हैं। देन GTA 5 एनहांस्ड एडिशन प्रीसेट मैक्सिमम रे ट्रेसिंग, जिसके अंदर आराम से 60-65 FPS के आसपास है। भूलना मत रेजोल्यूशन 1200p है। बहुत सारे रिसेंट में हमने लैपटॉप्स करे हैं विद 4K प्लस डिस्प्ले एंड 1600p, तो FPS में कंफ्यूज मत होना अगर कंपेयर करने लगो तो। उसके बाद एल्डरिंग टेस्ट किया, जिसमें हमारी मैक्सिमम सेटिंग्स है, और ये 60 FPS लॉक गेम है, तो वही 55-60 एवरेज FPS मिल जाता है। समटाइम्स 40, 45, 50 तक भी आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। फिर कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, जिसके अंदर हमने एक्सट्रीम प्रीसेट रखा है 60 to 70 FPS। ऑब्वियसली इससे ज्यादा FPS आप निकाल पाओगे अगर आप प्रीसेट थोड़ा और कम करते हो तो। RDR2 65 to 70 FPS ऑन बोथ द सिनेरियोज, इसमें DLSS ऑफ एंड ऑन क्वालिटी। एंड साइबरपंक अल्ट्रा सेटिंग्स, रॉ परफॉर्मेंस 50-60, और फ्रेम जनरेशन लगा के तो बहुत ही तगड़े फ्रेम रेट आया था 120 के आसपास। फिर रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे रखा, रॉ परफॉर्मेंस 30, और वहीं पे जैसी फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो 90 FPS तक पहुंच जाते हैं। और फिर हॉगवर्ट्स लेगेसी आ गया, अल्ट्रा सेटिंग्स, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे, रॉ परफॉर्मेंस प्लेबल नहीं है, बट फ्रेम जनरेशन लगा के आराम से 60 एवरेज FPS आप निकाल सकते हो। असासिन्स क्रीड शैडोज रॉ परफॉर्मेंस तो बिल्कुल बढ़िया निकल के आए थे, बहुत हैवी गेम है। ऑब्वियसली हम वेरी हाई सेटिंग्स और रे ट्रेसिंग भी हाई पे कर देते हैं, जिससे कंपैरिजन वगैरह में दिक्कत ना हो ना, क्योंकि सेटिंग सेम रखते हैं ऑलमोस्ट सारे लैपटॉप्स के अंदर। तो यहाँ
पे फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छे FPS मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास। फिर द लास्ट ऑफ अस 2 रॉ परफॉर्मेंस 45 to 50 FPS की, जो कि प्लेबल है, बट फ्रेम जनरेशन लगा के तो अच्छे FPS मिल ही जाएंगे और ये वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट हो रहा है। होराइजन फॉरबिडन वेस्ट में भी वेरी हाई सेटिंग्स रखी, रॉ परफॉर्मेंस भी प्लेबल है, फ्रेम जनरेशन लगा के भी आराम से 100 FPS मिल जाते हैं। गोस्ट ऑफ सुशिमा में भी हमारे को रॉ परफॉर्मेंस 60 के आसपास मिलती है, फ्रेम जनरेशन लगा के डबल हो जाते हैं, फ्रेम रेट 120 130 के आसपास। हेलब्लेड 2 में हाई सेटिंग्स रॉ परफॉर्मेंस प्लेबल है, फ्रेम जनरेशन लगा के ऑब्वियसली बहुत अच्छे FPS, और इसके अंदर हमारे को फ्रेम जनरेशन भी मिलता है। जब बेस फ्रेम्स अच्छे थे तो यहाँ पे 3x और 4x में बहुत जबरदस्त फ्रेम्स आते हैं, AI जनरेटेड फ्रेम्स है। स्टोरी सिंगल प्लेयर गेम्स में आराम से आप लगा के खेल सकते हो अगर आपको बहुत ही अच्छे फ्रेम्स चाहिए। और जो पहले हमारे को विजुअल लॉस मिल रहा था अब वो फिक्स हो गया है थ्रू ड्राइवर्स या थ्रू गेम अपडेट्स, आई डोंट नो, बट अब नहीं मिलता। उसके बाद स्पाइडरमैन 2 वेरी हाई सेटिंग्स, रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई, रॉ परफॉर्मेंस 55 to 60 FPS और फ्रेम जनरेशन लगा के तो 100 FPS। उसके बाद स्पाइडरमैन 2 हाई सेटिंग्स रखी थी और रे ट्रेसिंग वगैरह सब ऑफ है यहाँ पे। नॉर्मली रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छी है 55 to 60 FPS और फ्रेम जनरेशन लगा के तो ऑब्वियसली अच्छे FPS आ जाते हैं। फिर मैंने रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे लगाया तो रॉ परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा गिर गई, प्लेबल FPS नहीं है, बट फ्रेम जनरेशन लगा के आपको ठीक ठाक 50 के आसपास FPS मिल जाएंगे। ब्लैक मिथ वुकोंग रॉ परफॉर्मेंस 20-25 FPS, फ्रेम जनरेशन लगा के 55 to 60 FPS। वहीं पे रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे लगाया तो रॉ परफॉर्मेंस में खेल ही नहीं पाओगे, बट फ्रेम जनरेशन लगा के प्लेबल फ्रेम रेट मिल जाते हैं। वैसे इसके अंदर भी मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलती है जिसमें आपको काफी अच्छे फ्रेम मिल जाएंगे, बट ऑब्वियसली आई रिकमेंड कि इन गेम्स में आप ना यूज करो बिकॉज इनपुट लैग काफी आ जाता है। और उसके बाद एलन वेक 2 40 to 45 FPS रॉ परफॉर्मेंस में एंड फ्रेम जनरेशन लगा के 95 to 100 और रे ट्रेसिंग ऑफ है। जैसे रे ट्रेसिंग ऑन करी तो सिस्टम पे बहुत लोड आ गया और एकदम से आप देख सकते हैं FPS अच्छे नहीं है, बट वही बात है फ्रेम जनरेशन लगा के खेल पाओगे, वरना मल्टी फ्रेम जनरेशन लगा लेना, मल्टी फ्रेम जनरेशन लगा के तो भाई स्वाद आ ही जाता है। और फाइनली टेस्टिंग करने के बाद 35-36 डिग्री टेंपरेचर WSD के आसपास, जो चिपसेट एरिया है वहां पे 40 डिग्री के आसपास, जहां पे आपकी रिस्ट आती है वहां पे 30 डिग्री के आसपास, तो लैपटॉप ऐसे ना गर्म फील नहीं होता हाथों में। और पोर्ट्स के मामले में राइट साइड में एक USB 3.2 Gen 2 टाइप ए पोर्ट, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट जो पावर ऑफ चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, मतलब लैपटॉप ऑफ है तो सब कोई डिवाइस वगैरह चार्ज कर पाओगे। LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बाकी पोर्ट्स लेफ्ट साइड में RJ45 LAN पोर्ट जो कि हमारा 2.5 गीगाबिट वाला है, एक 3.2 Gen 2 टाइप ए पोर्ट, माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट, और इसमें हमने 1 TB तक का SD कार्ड डाला था, आराम चल रहा था। ये एडिटर्स लोगों के लिए काफी सही रहता है, या छोटी मोटी एक्सपेंशन करनी हो, स्टोरेज सस्ता SD कार्ड लगा के वहां पे भी काम आता है, डॉक्यूमेंट्स या कुछ फाइल्स वगैरह स्टोर करने के लिए। और बाकी 3.5mm ऑडियो जैक, उसके अलावा बाकी पोर्ट्स पीछे की तरफ है, जैसे पावर इनपुट का पोर्ट, एक HDMI 2.1 का पोर्ट जिसका आउटपुट RTX 5050 से है, प्रॉपर 4K 240 हर्ट्ज तक जा रहा था, एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट जिसका डिस्प्ले आउटपुट iGPU से है, ये भी प्रॉपर 4K 240 हर्ट्ज तक जा रहा था, 100 वॉट की PD को भी सपोर्ट करता है और फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर तो है ही, और एक USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट जो कि डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करता है थ्रू RTX 5050 और रेजोल्यूशन रिफ्रेश रेट पूरा जा रहा था, 100 वॉट की PD ये भी सपोर्ट करता है और फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर तो है ही। ओवरऑल इतने पतले फॉर्म फैक्टर में भरपूर पोर्ट्स हैं भाई, कोई टाइप ए टाइप सी कोई कमी नहीं छोड़ी, लैन पोर्ट तक भी है। और इसके प्रेडेटर सेंस में GPU मोड्स मिलते हैं, मक्स स्विच की बात कर रहा हूं, डेडिकेटेड iGPU मोड नहीं है, या तो ओनली ऑप्टिमस वाला मोड है जिसके अंदर iGPU DGPU में अपने आप शिफ्ट होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। उसके अलावा एक डेडिकेटेड GPU मोड है जिसमें 50-50 रहता है, iGPU बंद हो जाता है, तो बेसिकली एडवांस्ड ऑप्टिमस है, तो आप ऑप्टिमस वाले मोड पे रख सकते हो, सबसे बढ़िया वही है। और फुल साइज का कीबोर्ड है बिकॉज 16 इंचेस का लैपटॉप है, अच्छी खासी बड़ी बड़ी कीज है, 4 जोन RGB वाला कीबोर्ड है जिसकी आप RGB कस्टमाइज कर सकते हो प्रेडेटर सेंस सॉफ्टवेयर में, 1.5mm का की ट्रैवल है, तो टाइपिंग एक्सपीरियंस मेरे को बढ़िया लग रहा था। एंड को-पायलट की भी है, एंड जो ट्रैक पैड है उसका साइज अच्छा खासा बड़ा है और फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड है, चलने में काफी बढ़िया, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है और काफी स्मूथ सा ट्रैक पैड है, हल्की सी भी उंगली लगती है ना एकदम से क्लिक हो जाता है। एंड इस लैपटॉप का हाईलाइटिंग पार्ट इसकी डिस्प्ले, भाई OLED डिस्प्ले मिलती है 16 इंचेस की, WQXG है, 1600p रेजोल्यूशन है। मेरे हिसाब से जो वेरिएंट है ना इसमें 1200p दे के थोड़े कम प्राइस पे भी लॉन्च कर सकते थे, कॉस्ट थोड़ी बच जाती है बिकॉज इस रेजोल्यूशन में हम इसके GPU का कुछ फायदा नहीं उठा पाते, एंड 16 इंचेस के अंदर 1200p भी अच्छा दिखाई देता है। आपका क्या मानना है इस बारे में मेरे को बताना कमेंट करके। और यहाँ ग्लॉसी डिस्प्ले है बट एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है इसके ऊपर, तो उतनी ऐसा रिफ्लेक्शंस नहीं मिलती हमारे को। 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है विद 1 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम, लेकिन कोई भी डायनेमिक रिफ्रेश रेट का सपोर्ट नहीं है, चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं, 60 हर्ट्ज का भी ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ 240 हर्ट्ज पे चलती है। तो यहाँ पे बैटरी सेविंग के लिए ब्रांड को कोई बायोस अपडेट के थ्रू ना 60 हर्ट्ज का ऑप्शन देना चाहिए। कभी बंदा ट्रैवल वगैरह कर रहा है बेफालतू में 240 हर्ट्ज चलाता रहेगा बैटरी पे, तो बैटरी बहुत जल्दी कंज्यूम होती है। और कलर गैमेट बढ़िया, 100% sRGB, 100% DCI-P3, बाकी कलर गैमेट आप देख सकते हो। एंड जो ऑल टाइम ब्राइटनेस इसकी 407 निट्स गई हमारी टेस्टिंग में। वैसे डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक 500 सर्टिफाइड है, अप टू 500 निट्स जा सकती है ऑन HDR कंटेंट, यस HDR का सपोर्ट है, बट एक वो छोटा सा विंडो होता है डिस्प्ले का जहां पे 500 निट्स तक वो टच करती है। बट यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, OLED डिस्प्ले का 400 निट्स और एक IPS डिस्प्ले का 400 निट्स बहुत डिफरेंट फील होता है, काफी बढ़िया ब्राइट डिस्प्ले फील होती है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, मल्टीमीडिया के लिए चाहे आप देख लो या गेमिंग आप कर रहे हो या इवन डे टू डे टास्क ही कर रहे हो, डिस्प्ले स्वाद दे देती है भाई। और हाँ OLED डिस्प्ले है तो OLED बर्निंग से रिलेटेड कभी ना कभी प्रॉब्लम आ सकती है, वैसे अब तो लेटेस्ट पैनल है इसमें इतनी प्रॉब्लम आती नहीं, बट स्टिल इनके प्रेडेटर सेंस के अंदर ना ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक डार्क मोड सेटिंग्स है, अपने आप डार्क मोड अप्लाई हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट ऐड हो जाता है विंडोज टास्क बार में, एसर का स्क्रीन सेवर भी है, वही सेम लाइक विंडोज स्क्रीन सेवर, एक बार पूरे पिक्सल रिफ्रेश और एकदम डिस्प्ले
कोई दिक्कत नहीं होगी भाई साहब, आइडल नहीं छोड़नी होती ना। और टास्क बार भी ऑटो हाइड हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आप कोई भी ओएलईडी वाला मॉनिटर लैपटॉप यूज कर रहे हो, फ्यूचर ओएलईडी का ही है, अब तुम देखना हर लैपटॉप में ओएलईडी आनी शुरू हो जाएगी 1-2 साल में, तो बस एकदम कॉमन। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है और माइक भी जो है लैपटॉप का यूज हो रहा है। 1080p 30 fps वाले वेबकैम है। क्वालिटी कैसी है आप मुझे कमेंट करके बताओ। लाइट कंट्रोल वगैरह कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब कभी तो एडजस्ट करता है, कभी एकदम उजाला 4 बूंदों वाला। बाकी क्वालिटी तुम्हें बताइए, कमेंट करके बताओ। और विंडोज के स्टूडियो इफेक्ट्स है, ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, आई कांटेक्ट एंड बैकग्राउंड इफेक्ट्स, और एसर प्योरीफाइड व्यू फ्रॉम द क्विक पैनल। इसमें इफेक्ट्स हैं लाइक पोर्ट्रेट रिफाइनमेंट, जेंटल लाइटिंग, सुपर शार्प, ये सब आप सेट कर सकते हो थोड़ा एनहांसमेंट के लिए। मीटिंग चल लिया कुछ भाई साहब, कैमरा नेक्स्ट लेवल दिखा देंगे। और इसके अंदर ना 3 माइक्रोफोन है, 2 कैमरे के आसपास है और एक ट्रैक पैड एरिया के अंदर है। और इसके अंदर एसर प्योरीफाइड वॉइस 2.0 के डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। स्पीकर्स अच्छे खासे लाउड मिलते हैं एंड फुलफिलिंग है साउंड, मतलब ऐसा भी नहीं कह सकता बहुत ही ज्यादा लाउड है, बट हाँ डिसअपॉइंट तो नहीं करेंगे। एंड DTS:X सर्टिफाइड है। DTS:X अल्ट्रा की ऐप मिलती है जिसके अंदर डिफरेंट मोड्स हैं, आप अपने कंटेंट प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हो। हेडफोन्स पे और एक्सटर्नल स्पीकर पे बेटर आउटपुट पता लग पाता है। और वैसे तो सारे प्रेडेटर लैपटॉप्स के अंदर हमारे को 90 वॉट आवर बैटरी मिल रही थी। ये थिन फॉर्म फैक्टर है, इसके अंदर 76 वॉट आवर की बैटरी यूज करी है। ऑब्वियसली इतना पतला फॉर्म फैक्टर है, कहीं तो सैक्रिफाइसेस छोटे मोटे हो जाएंगे। एंड बैटरी बैकअप टेस्ट करने के लिए हमने इको मोड पे डाला प्रेडेटर सेंस में, बेस्ट पावर एफिशिएंसी इन विंडोज सेटिंग्स, ब्राइटनेस टू 50%, स्पीकर वॉल्यूम हमने 100% पे छोड़ दी थी, जिसमें वाईफाई वगैरह कनेक्टेड था। उसमें ब्राउजिंग, साइड बाय साइड एप्लीकेशंस खोल ली, डे टू डे टास्क कर लिए। एंड 2 to 2.5 आवर्स का बैटरी बैकअप निकल गया है। कंटीन्यूअस यूसेज की मैं आपको बात बता रहा हूं, हाँ आप ऑन एंड ऑफ चलाओगे तो बैटरी बैकअप ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज टू। तो समझ गए होंगे, मतलब गेमिंग लैपटॉप है, बैटरी बैकअप से तो ज्यादा उम्मीदें करते नहीं हम, गेम खेलते हैं भाई साहब। और जो इसके साथ 230 वॉट का चार्जर आता है ना, उससे 50% तक चार्ज होने में 30 मिनट्स लगते हैं एंड फुल चार्ज 1 hour 20 मिनट्स के आसपास में हो जाता है। तो चार्जिंग स्पीड्स वगैरह बढ़िया है। तो देखो इस लैपटॉप को कंक्लूड कर लेते हैं। 1,55,000 रुपीज का है जो वेरिएंट हमारे पास है। एंड इसका इतना प्राइस होने का रीजन आप समझ गए होंगे, लाइक पोर्ट्स में कोई कमी नहीं है लैपटॉप के अंदर, डिस्प्ले हमारे को OLED मिल जाती है, थिन फॉर्म फैक्टर है, और थिन फॉर्म फैक्टर में जो परफॉर्मेंस लेके आता है वो काफी बढ़िया लेके आता है। अब अगर आपका कोर मोटिव सिर्फ गेमिंग ही है तो इस प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली बेटर GPU वाले लैपटॉप्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में। लेकिन जिसको 16 इंचेस का लैपटॉप चाहिए, प्लस लाइट वेट भी चाहिए एंड परफॉर्मेंस भी चाहिए, ट्रैवल जो लोग ज्यादा करते हैं, जिनको गेमिंग, प्रोडक्टिविटी वो सब कुछ करना है, उनको टारगेट करते हुए लैपटॉप बनाया। तभी इसके अंदर OLED डिस्प्ले विद गुड कलर गैमेट भी है। बाकी ऑब्वियसली बात है और लैपटॉप से हम रिव्यू करेंगे। अगर आप चाहते हो इसको किसी और के साथ कंपेयर करना तो मेरे को कमेंट करके बताना, हम तुम्हारी डिमांड है फुल पूरी करेंगे। और आपके क्या थॉट्स हैं प्रेडेटर के बारे में, लेने की सोच रहे थे, ले चुके हो, जो भी फीडबैक है, क्वेरी है, सजेशन है, सारा कुछ कमेंट सेक्शन में भर डालो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।